अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर पे हम एफएमडी के बारे में पढ़ेंगे। एफएमडी को हमारी जो लोकल ज़ुबान है उर्दू या पंजाबी, इसमें हम मुँह खोर कहते हैं। मुँह खोर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो प्राइमरी लेजन्स होते हैं वो मुँह और पाँव के ऊपर छाले बनना होते हैं। एप्थोवायरस फ्रॉम पिकोरनम वायराइडी फैमिली। और ये जो वायरस है इसकी 7 सीरोटाइप्स हैं। ए, ओ, सी, एशिया 1 और सैट 1, सैट 2, सैट 3। सैट होता है सदर्न अफ्रीकन टेरिटरीज। ये बेसिकली क्लवन फुटेड एनिमल्स में होती है और जिस आर्डर को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है उसको कहते हैं आर्टियोडैक्टाइला। आर्टियोडैक्टाइला जो है वो जो लिनियस की जो एक क्लासिफिकेशन थी ऑफ एनिमल्स, उसमें एक ऑर्डर है कि जिसमें क्लोवन फुटेड एनिमल होते हैं। तो जो ज़्यादातर जानवर इससे इफेक्ट होते हैं वो होते हैं कैटल, शीप, गोट, बफलो और पिग्स। जो कैमलिड्स होते हैं इनमें ये होती है डिजीज़, लेकिन बहुत माइल्ड होती है। और अल्पाका वगैरह में एक्सपेरिमेंटली ये इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उसमें जो है ना वो सिम्टम्स अपीयर हुए थे जो डिजीज़ के टिपिकल हैं, यानी कि उनमें कैपेबिलिटी है कि उनमें डिजीज़ डेवलप हो सके, लेकिन जो है ये नॉर्मली रिपोर्ट नहीं हुई और ना ही उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लमेटिक है। 70+ जो स्पीशीज़ हैं आर्टियोडैक्टाइला की वो इससे अफेक्ट होती हैं, जिनमें आ जाता है बाइसन, जिराफ, इंडियन एलिफेंट, डियर और एंटीलोप। ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये इससे इफेक्ट होते हैं और इनमें ये बीमारी पाई जाती है। ये जो वायरस है ये सेक्रीट होता है ऑल बॉडी सेक्रीशंस एक्सक्रीशंस, जिनमें आ जाता है यूरिन, सीमन, मिल्क, पसीना जो आता है जानवर का, स्वेटिंग, नेज़ल सेक्रीशंस जो हैं, सलाइवा, ये सारी जितनी भी सेक्रीशंस और एक्सक्रीशन है इनमें ये एक्सक्रीट होता है और ये ही बेसिकली इसके ट्रांसमिशन का बायस बनता है। डिजीज़ की जो ट्रांसमिशन है वो होती है अगर किसी भी सेक्रीशन के ज़रिए ये किसी भी चीज़ को लग जाए, जैसे कि फूड है या एयर है, अगर उसमें वायरस होगा तो ये ट्रांसमिट हो जाएगी थ्रू नेज़ल, जो सांस है या खुराक, ये किसी भी तरीके से जो है उसके जानवर के अंदर चली जाएगी। इसकी जो मॉर्बिडिटी है वो 100% है। अगर एक बार वायरस इन कांटेक्ट आ गया किसी जानवर के तो उसको ये बीमारी होगी ही। तो अब आ जाते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की तरफ। एफएमडी जो है वो एंडेमिक है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में। ये डिजीज़ एंडेमिक है मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, एशिया में और सदर्न अफ्रीका में, सदर्न अमेरिका में। इसकी जो 7 सीरोटाइप्स है मैंने आपको बताई, ए, ओ, सी, एशिया 1, सैट 1, सैट 2, सैट 3, और इनमें से जो 6 हैं एशिया 1 को निकाल के वो अफ्रीका में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ए, ओ, सी और सैट 1, सैट 2, सैट 3 ये अफ्रीका में पाई जाती हैं। एशिया में जो पाई जाती हैं उनमें आ जाती हैं एशिया 1, ओ, ए एंड सी, और जो बाकी जो अमेरिका में पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका में जो मैंने आपको बताया वो होती हैं ए, ओ एंड सी। तो मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो ओ, ए एंड सी हैं। ये जो सीरोटाइप्स मैंने आपको बताई है इनमें सब जो है सीरोटाइप्स भी होती हैं, जो वो जो होती हैं इनमें सीरोटाइप्स के अंदर भी जो सीरोटाइप्स होती हैं, सब सीरोटाइप्स आप कह लें उनको, तो वो भी एक दूसरे के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं करती। ये जो इम्यूनिटी है ये मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर दूंगा, उसका जो लिंक है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस डायरेक्टली लेक्चर पे चले जाएंगे जिसमें मैंने इम्यूनिटी को और वैक्सीनेशन को डिस्कस किया होगा। तो बेसिकली ये जो सीरोटाइप्स हैं इनके कोई भी सीरोटाइप्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो क्रॉस इम्यूनिटी है उनकी नहीं होती। क्रॉस इम्यूनिटी से मुराद ये होती है कि फॉर एग्जांपल ए टाइप है वो एशिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देती। हर एक जितनी भी सीरोटाइप्स हैं उनकी डिफरेंट जो है वो वैक्सीन बनानी पड़ेगी, तो फिर जो है प्रोटेक्शन आएगी। और अक्सर आउटब्रेक आती रहती हैं और उनमें भी अगर आप देखें तो
जो म्यूटेशन हो के कोई नई जो सब सीरोटाइप है वो बन चुकी होती है, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा जो है सीवियर डिजीज़ आ जाती है और हमारे कंट्रोल में नहीं आती। तो इसकी जो वैक्सीनेशन है उसकी हमें अशद ज़रूरत है और हम कर भी रहे हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। तो सबसे जो विरुलेंट है वो एशिया की जो सीरोटाइप ओ है, ओ टाइप जो एशियाटिक ओरिजिन की है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसका जो कॉन्टैक्ट होता है, जो ट्रांसमिशन होती है बेसिकली वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा कि जिस तरह सेलिवेशन हुई वो फूड में लग गई और जानवर ने खा लिया तो उसको डायरेक्ट इसको बोलेंगे। इनडायरेक्ट से मुराद ये है कि एक वेट जो है वो ट्रीटमेंट के लिए ऐसे फार्म पे गया कि जिस फार्म के ऊपर ये ऑलरेडी बीमारी थी, तो क्या होगा कि वो बीमारी वो उसके कपड़ों में या उसके जो है इंस्ट्रूमेंट्स में लग के किसी दूसरे फार्म पे चली जाएगी, तो इसको इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं। या हवा के ज़रिए जो है वो चली जाए एक जगह से दूसरी जगह। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या हो गया, जो सेक्रेशंस के साथ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, और इनडायरेक्ट में जो है मैकेनिकल वेक्टर्स आ जाते हैं। मैकेनिकल वेक्टर्स ऐसे कहते हैं, ऐसे वेक्टर को कहते हैं, वेक्टर बेसिकली डिजीज़ ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करने का एक ज़रिया है। और ये जो होता है मैकेनिकल वेक्टर उस वक्त कहते हैं कि जब जो कॉजेटिव पैथोजन है उसकी जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होती, वो सिंपल एक पैथोजन को उठा के दूसरे जानवर में डाल देता है, उसमें कोई बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये जो वेक्टर्स हैं इसके बारे में भी जो लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आप देख लीजिएगा कि डिजीज़ ट्रांसमिशन में जो वेक्टर होते हैं उनके कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अच्छा, ये जो मैकेनिकल वेक्टर्स होते हैं उनमें आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, जो वेटनेरियंस हैं, जो बर्ड्स हैं, कैट, डॉग्स, ठीक है। जो एयर करंट होते हैं वो भी इस वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर तो इस तरह भी हुआ है, इस तरह भी देखा गया है कि अगर एयर करंट किसी वाटर बॉडी के ऊपर ट्रैवल करें तो ये तकरीबन 250 किलोमीटर्स तक भी जो है वायरस को ले जा सकते हैं। और अगर ये एयर करंट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ज़मीन के ऊपर जा रहे हैं तो ये 10 किलोमीटर तक वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो एयर कुड बी आल्सो बी अ सोर्स ऑफ दैट वायरस ट्रांसमिशन। तो ये इस वजह से जो है ये एक ट्रांस बाउंड्री डिजीज़ भी है कि कोई बाउंड्री इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। ता जाए कि दो कंट्रीज़ के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह हमारी और इंडिया की बाउंड्री है, तो यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन ऑफ एफएमडी जो है बहुत इजी है कि इसको एग्रो टेररिज्म के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इकनॉमिकली जो है ना इफ़ेक्ट करती है अगले कंट्री को। जो लोग हैं ये भी इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिस तरह ह्यूमन बीइंग और बैट्स मैंने आपको बताया उनकी स्किन और उनके जो नेज़ल कैविटी उसमें भी वायरस रह सकता है, उसके स्किन के ऊपर भी रह सकता है, और जो कपड़े हैं उनके ऊपर भी वायरस जो है वो आ सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा, इंसानों में इसकी बीमारी रिपोर्ट हुई थी काफ़ी पहले, 1921 से 1969 तक कुछ केसेस आए थे और उनमें जो है वो इन्फ्लुएंजा टाइप जो है सिम्टम आए थे, लेकिन उसके बाद जो है कोई इस तरह का केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसमें जो है सिम्टम्स आए हों एफएमडी के। अब आ जाते हैं जी पैथोजेंसिस के ऊपर। पैथोजेंसिस मैंने आपको बताया इसकी जो ट्रांसमिशन है वो होगी थ्रू ओरल इंजेक्शन ऑफ फूड, या जो है नेज़ल जो सांस के ज़रिए जो है जिस्म के अंदर चला गया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के बाद जो इसकी रेप्लिकेशन होती है वो जो माउथ का जो फेरिंग्स का म्यूकोसा है उसके अंदर इसकी जो है वो ग्रोथ होगी। अच्छा, उसके बाद जो है ये जाएगा लिम्फेटिक्स में, और जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा तो ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और जो जो एपिथीलियम आती है इसकी जो पीरियड इलेक्शन साइट्स की, जिस तरह के उसके माउथ है, उसकी जो मज़ल है, उसके बाद उसके जो टीट हैं और उसके बाद जो उनके फीट है, इनकी एपिथीलियम में ये चला जाता है और वहाँ पे जाके ये ग्रो करता है और वेजिकल्स बनाता है। वेजिकल्स जो होती हैं वो बाद में फट जाती हैं और उनके ऊपर जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ओरल म्यूकोसा के अंदर जो वेजिकल्स होती हैं वो ज़रा जल्दी रिकवर कर जाती हैं, तकरीबन 14 दिन के अंदर ये जो है वो रिकवर कर जाती हैं। लेकिन जो वेजिकल्स उसके पाँव में होती हैं उनके अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़दशा होता है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेती हैं और अक्सर जो है उनमें पस पड़ जाती है और वो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं अगर उनकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो। 50% जानवर जिनमें ये वैक्सीन हुई हो या जिनमें डिजीज़ हो के बाद में रिकवरी हो गई हो,
उनके जो डिफरेंट आर्गन्स हैं उनके अंदर इस वायरस के जो पार्टिकल्स हैं, जो डिफरेंट इसके रेमनेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से आर्गन्स हैं? जो फ्रेंजियल रीजन है उनमें, फ्रेंजियल रीजन में इसके जो पार्टिकल्स हैं वायरस के वो पाए जाते हैं काफ़ी अरसे तक। जैसे कि ये वेरी करता है वैसे, जैसे कि कैटल में 3.5 ईयर तक ये पाए जाते हैं और शीप में 9 मंथ तक जो है ये ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, फेरिंग्स में इनके रेमनेंट्स। वायरस प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। जो इसका वायरस है वो एनवायरनमेंट में काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। ये सर्वाइव कर जाता है 6 to 9 pH में। 9 pH से ऊपर इसकी डेथ होती है और 6 pH से नीचे इसकी डेथ होती है। और इन्वायरमेंटली जो है ये काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। टेम्परेचर अगर 57 से अबव होगा तो ये वायरस डेड होगा, इससे नीचे जो है ये डेड नहीं होता। ये वायरस सेक्रीट होता है मिल्क में, और बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि जब मिल्क को पास्चराइज किया जाता है तो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाता है बाज़-औक़ात, और ये ट्रांसमिशन का बायस बनता है। और इवन ये मिल्क में उस वक्त भी आना शुरू कर देता है कि जब अभी सिम्टम ऑफ डिजीज़ नहीं आते। तो जो मिल्क होता है दैट कुड बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर द अदर वायरस, अदर एनिमल्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़। अच्छा, उसके बाद है जी ईथर और क्लोरोफॉर्म, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनको ये सर्वाइव कर जाता है, इजीली बर्दाश्त कर जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये जो है ये बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं इजीली। लेकिन जो आइडोफोर्स हैं, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड हैं, हाइपोक्लोराइड और फिनोल्स, ये जो हैं ये इजीली वायरस को किल नहीं कर सकते। ये करते हैं लेकिन मीडियम है, बिटवीन आप कह सकते हैं। वो जो दो मैंने आपको सोल्यूशन बताए हैं उनसे। जो वायरस है स्ट्रॉ बेडिंग के अंदर ये 20 वीक्स तक जो है वो स्ट्रॉ बेडिंग के अंदर जो वायरस सर्वाइव कर सकता है। जो ड्राई फीकल मैटर है उसमें जो है 14 डेज तक ये सर्वाइव कर सकता है। जो स्लरी है उस फीसिस की वो उसमें 6 मंथ तक ये सर्वाइव कर सकता है। यूरिन में 39 डेज तक ये सर्वाइव कर सकता है। और जो साइल है उसमें समर में ये 3 दिन और विंटर में 28 डेज विंटर में ये सर्वाइव कर जाता है मट्टी में। अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो डिपेंड करता है होस्ट पे, इस वायरस पे डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और ये वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। कैटल में 2 से 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और शीप में 3 से 8 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके दौरान जो है वो ये हो जाता है। यहाँ तक जो है आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुट एंड माउथ डिजीज़ की पैथोजेनेसिस, इसके सिम्टम और इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।